हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने गांधी जी की जीवनी के बारे में जाना था। आज हम गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, पिछली कक्षा में हमने जाना था कि 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी को 30 जनवरी 1948 को किसने? नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला हाउस में गांधी जी की क्या कर दी थी? गोली मारकर हत्या। तो यहां तक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस। ये भी हमने डिस्कस कर चुके थे, इसके बारे में भी ध्यान रखना। एक दो स्टेटमेंट जो यहां से पूछा जाता है। गांधी जी की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। ध्यान देना, आइंस्टीन ने भी एक स्टेटमेंट किसके बारे में कहा था? महात्मा गांधी के बारे में, कि आने वाली पीढ़ी यह विश्वास नहीं कर पाएगी कि हाड़ मास का कोई व्यक्ति अहिंसा में विश्वास करता था। तो यह पॉइंट भी ध्यान रखना। दूसरा कथन, आने वाली पीढ़ी यह विश्वास नहीं कर पाएगी कि हाड़ मास का कोई व्यक्ति किसमें? अहिंसा में विश्वास करता था। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा हुआ है, करता था, कि ये कथन किसने किसके बारे में कहा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। ठीक है ना? किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। एक दो पॉइंट जो ध्यान रखना है हमको, ध्यान देना। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आजादी के बाद, यानी जब भारत स्वतंत्र हो जाए तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना, समाप्त कर देना चाहिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो ये गांधी जी का कथन है। तो ध्यान देना, गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस के बारे में किस महापुरुष ने कहा था कि स्वतंत्रता आजादी के बाद किसको? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दें? समाप्त कर दें। तो महात्मा गांधी ने। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। यहीं पर ध्यान रखना, पिछली कक्षा में हमने बताया था कि दो व्यक्तियों, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरेस, दोनों ने ही गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। तो देशद्रोही फकीर भी किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। तो इसको भी ध्यान रखना, नंगा फकीर, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। दो व्यक्तियों ने कहा, विंस्टन चर्चिल। ठीक, तो ये उपनाम भी जोड़ लेना, ये लिखवाए नहीं गए थे, डिस्कस इन पर हो चुका था। और किसने? फ्रैंक मोरेस ने। ठीक है, ये बैड वे में कहा था, और ये गुड वे में। ये भी मैं सब कहानी बता चुका हूं आपको। ठीक है, गुड वे और बैड वे। ठीक, ये आपको याद रखना। ठीक, अगर पूछा जाए देशद्रोही फकीर किसने कहा,
देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर, तो ये भी किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल। तो ये भी उपनाम लिख लेना, क्योंकि ये लिखवाए नहीं गए थे, बोल तो ये दिए थे, ठीक है। इनको अच्छे से याद करना। और एक और उपनाम था भर्ती कराने वाला एजेंट, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। ये किसने कहा था? सार्जेंट या एजेंट। ये जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए और उस समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा गांधी जी ने भारतीय लोगों से कि युद्ध में किसका समर्थन करें? अंग्रेजों का। तो उस समय भारतीय लोगों ने कहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय किसने कहा? भारतीय लोगों ने, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाएगा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। आने वाली पीढ़ी यह विश्वास नहीं कर पाएगी कि हाड़ मास का कोई व्यक्ति अहिंसा में विश्वास करता था। ये गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन। गांधी जी ने, किसने कहा था कि आजादी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दो? महात्मा गांधी। अर्धनंगा फकीर में दो व्यक्तियों के नाम विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरेस। देशद्रोही फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। भर्ती कराने वाला सार्जेंट एजेंट किसने कहा? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय लोगों ने। एक और स्टेटमेंट यहां से इनके बारे में फैक्ट और पूछा जाता है कि जिस समय भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो सभी प्रमुख नेताएं जवाहरलाल नेहरू वगैरह कहां थे? दिल्ली में थे। तो उस समय गांधी जी कहां थे? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता। तो उस समय गांधी जी नोआखली कलकत्ता में थे, जहां पर वो दंगों को रोक रहे थे। तो ये भी फैक्ट आप याद रख लेना। देश की स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी कलकत्ता के, पूछा हुआ सवाल है कि नोआखली में थे, ठीक है ना, दिल्ली में नहीं। जबकि सभी प्रमुख नेता कहां थे? दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना, दिल्ली में नहीं। तो ये गांधी जी से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट थे, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो पिछली कक्षा में हमने गांधी जी के सभी आंदोलनों के नाम आपको नोट करा दिए थे, जिसमें पहला आंदोलन भारत में चंपारण आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, उसी के बाद रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसको पवनार सत्याग्रह बोलते हैं, और अंतिम था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति के भी नाम से जाने जाता। तो आज हम गांधी जी के एक एक आंदोलनों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब गांधी जी, हेडिंग लिखना गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, ठीक, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, नाम हमने सारों के पिछली कक्षा में लिखवा दिए हैं आपको। पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहला क्वेश्चन यही कि चंपारण जगह कहां पर है? तो ये बिहार में है। कहां पर? बिहार, 1917। और ये कहां पर? बिहार। तो बिहार का एक जिला है चंपारण। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि चंपारण सत्याग्रह कहां पर हुआ? बिहार में। दूसरा पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना, यह गांधी जी का भारत में क्या था? प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भारत में पहली बार किसका प्रयोग करा? सत्याग्रह का। तो पहला पॉइंट इसमें ये लिखना
इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भारत में, पहले लिखना भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। किसका? सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान रखना। पिछली कक्षा में ही हमने बताया था कि गांधी जी ने पहली बार अपने जीवन में सत्याग्रह का प्रयोग कहां करा था? 1906 में। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। तो यहां पर नोट करके लिखना, यहीं पर प्रथम बार। ठीक, इंडिया से बाहर की भी बात चलेगी, दक्षिण अफ्रीका में। ये मैं पॉइंट हालांकि नोट करा चुका था। अफ्रीका में 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखना। भारत में पहली बार पूछा जाए तो 1917। कहां पर? चंपारण में। अब देखो ध्यान देना, इसकी कहानी समझना, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ। देखो, उस समय जब अंग्रेजी राज था तो एक नई खेती की जाती थी, नील की खेती, जो भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित थी। नील की खेती। तो नील खेती में क्या होता है, ये क्या है? वाणिज्यिक फसल है। कैसी फसल है? वाणिज्यिक फसल, कॉमर्शियल फसल। तो बताया जाता है कि अगर जिस खेत में क्या नील की खेती की जाएगी, उसकी मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी? समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है। तो ध्यान देना, उस समय एक पद्धति प्रचलित थी नील की खेती के लिए, 3 कठिया पद्धति। कौन सी पद्धति? 3 कठिया। तो ध्यान देना, इसमें हम लिखेंगे पहले 3 कठिया पद्धति। इसके बारे में समझो। 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य है। ठीक, ये पॉइंट्स को समझना। देखो ध्यान देना, जितने भी किसान थे और अंग्रेज, जिनको नीलहे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? नीलहे। तो उनके द्वारा एक पद्धति चलाई गई थी, 3 कठिया पद्धति, जिसमें क्या था कि 3/20 भाग पर 20 कट्ठा बराबर क्या था? 1 एकड़। तो अगर किसी किसान के पास कितनी? 1 एकड़ जमीन है, यानी 20 कट्ठा जमीन है, तो उसको 3 भाग पर उसके क्या करनी पड़ेगी? नील की खेती करनी अनिवार्य है। ये थी 3 कठिया पद्धति। तो एक तो इसका कारण था 3 कठिया पद्धति, चंपारण सत्याग्रह का। जो मूल कारण था वो क्या था? अब जब 3 कठिया पद्धति में नील की खेती होती थी तो अंग्रेजों ने यहां पर क्या लगा रखे थे? नील के अनिवार्य। किसके द्वारा था ये? नीलों। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता, नीलों। नील मतलब अंग्रेजों द्वारा। ठीक, तो समय के साथ क्या हुआ? यूरोप में, जर्मनी में कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया। क्या हुआ? कृत्रिम नील का आविष्कार। तो उस समय जो प्राकृतिक नील था उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो अंग्रेजों ने जो कारखाने यहां पर लगा रखे थे नील के, वो सभी घाटे में जाने लग गए। और किसान पहले से ही परेशान थे नील की खेती को लेकर, इस 3 कठिया पद्धति को लेकर। तो कंडीशन ये बनी कि किसान भी परेशान हो गए और जो नीलहे थे, अंग्रेज थे, वो भी परेशान। तो दोनों ही क्या चाहते थे कि किसी तरह से छुटकारा मिले। तो यहां पर अंग्रेजों ने एक चाल चली। यह नियम पहले भी था कि अगर कोई व्यक्ति या किसान 3 कठिया पद्धति से छुटकारा चाहता है, किससे? 3 कठिया पद्धति से, कठिया पद्धति से छुटकारा चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त लगान देना पड़ेगा। अतिरिक्त लगान देना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने यही चाल चली और बोला कि हम 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर देंगे
किसान अतिरिक्त हमें शुल्क दे दें। तो ध्यान देना, अब ये क्या था, एक प्रकार से अवैध था, तो लोग किसान क्या हो गए, नाराज हो गए, तो उन्होंने इसको मानने से क्या करा, इनकार करा। तो उसी समय बताया जाता है कि गांधी जी को कैसे बुलाया गया यहां पर, ये हम अब पॉइंट समझेंगे कि गांधी जी इस आंदोलन से कैसे जुड़े। तो बात है 1916 के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, आरसी मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आरसी मजूमदार, ठीक। तो ये कलकत्ता में क्या कांग्रेस का, सॉरी लखनऊ में क्या था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन, अधिवेशन। तो इसमें गांधी जी ने भी क्या कर रखा था, पार्टिसिपेट, गांधी जी भी वहां थे, गांधी जी वहां थे। तो बिहार के एक नेता थे, किसान नेता राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को, गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से गांधी जी को अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने के लिए क्या निमंत्रण दिया, और उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है ना, किसने करा, राजकुमार शुक्ल ने। इसी लखनऊ अधिवेशन में एक वकील थे लखनऊ के, ब्रज किशोर, तो उन्होंने किस दिन ये चंपारण वाले प्रस्ताव को पास करा दिया। तो ध्यान रखना, लखनऊ के वकील, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, ब्रज किशोर ने इसी अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव, चंपारण के किसानों का प्रस्ताव, जो भी उनकी समस्याएं थी, पारित करा दिया, ठीक है, करा दिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। इतनी स्टोरी आपको समझ में आई। तिनकठिया पद्धति क्या थी, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट, जो कहां पर आमंत्रित करा था गांधी जी को, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसने करा था, राजकुमार शुक्ल ने। इसी अधिवेशन में चंपारण प्रस्ताव किसने पारित कराया, ये ब्रज किशोर, जो वकील थे लखनऊ के। उसके बाद गांधी जी अपने सचिव 1917 में अपने सचिव महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर आदि लोगों के साथ कहां पर जाते हैं, बिहार के चंपारण जाते हैं। तो पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे लिखवाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये भी पूछा जाता है गांधी जी किसके साथ कहां पर गए, चंपारण गए। तो ये सभी नाम भी याद रखना जो पॉइंट मैंने बताया है। तो अगला पॉइंट जो इसमें बनेगा, गांधी जी अपने सचिव महादेव देसाई, सभी नाम याद नोट करना इनको, जेबी कृपलानी, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद लिखना, ये भी नाम, ब्रज किशोर, ये सहयोगी थे, ब्रज किशोर गांधी जी के इसी आंदोलन में।
के साथ चंपारण गए, यानी बिहार गए। ठीक है। गांधी जी के वहां पहुंचने पर ध्यान देना, जो वहां का कमिश्नर था उसने किसानों की मांग को और गांधी जी के सत्याग्रह को देखते हुए एक कमेटी का गठन करा, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। उस कमेटी में क्या थे? गांधी जी भी शामिल थे। तो बाद में उस कमेटी ने किसको? तीन कठिया पद्धति को अवैध माना, और जो धन की वसूली की जा रही थी अतिरिक्त कर की, उसको भी क्या? अवैध ठहराया। तो ध्यान देना, इसको लिख लेना, उस क्षेत्र के कमिश्नर ने इसकी जांच हेतु क्या बनाई? कमेटी बनाई। कमेटी जिसमें गांधी जी भी थे, ये भी पूछा जा सकता है, गांधी जी भी थे। ठीक। फिर इस कमेटी ने इसको क्या माना? कमेटी ने तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश की और साथ ही साथ जो अतिरिक्त शुल्क है उसको अवैध माना, और साथ ही किसानों से जो अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा था उसे अवैध माना। इस प्रकार ये गांधी जी का भारत में क्या था? प्रथम सफल सत्याग्रह था। ठीक है ना? तो ये देखना, यह गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था। ठीक है, यही पॉइंट ध्यान रखना। ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन आता कि चंपारण आंदोलन का एक व्यक्ति है जो किसान नेता थे दक्षिण भारत के, एनजी रंगा। उन्होंने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह तक का क्या करा था? विरोध। ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी नोट करके लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध किसान नेता एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये पॉइंट याद रखना। एक पॉइंट और इसमें याद रखना है आपको कि चंपारण के सफल सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। हालांकि प्रारंभ में वो इस सत्याग्रह के क्या थे? विरोध में थे। वो भी ध्यान देना, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या? महात्मा की उपाधि दी। ये पूछा जाता है, महात्मा, महान आत्मा उपाधि दी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। हालांकि प्रारंभ में क्या थे? वो प्रारंभ में ये भी गांधी जी के विरोध में थे, चंपारण सत्याग्रह के। तो ये सभी बात आप किसके बारे में ध्यान रखेंगे? चंपारण सत्याग्रह के बारे में। कहां पर हुआ? बिहार में हुआ। मुख्य कारण क्या था? तीन कठिया पद्धति और किसानों को
उस तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के एवज में अतिरिक्त शुल्क का दिया जाना। किसने आमंत्रित करा? राजकुमार शुक्ल ने करा। ठीक है ना। कहां पर करा? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में करा कि आप बिहार आइए और किसानों को इस समस्या से छुटकारा दिलाइए। गांधी जी अपने सहयोगी जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अपने सचिव महादेव देसाई, ब्रज किशोर आदि के साथ कहां पहुंचे? चंपारण। उसके बाद इसको सफल सत्याग्रह बनाया। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना चंपारण सत्याग्रह के बारे में। इसको नोट डाउन करें, फिर हम गांधी जी के दूसरे प्रमुख आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो प्रमुख गांधी जी का भारत में आंदोलन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मैंने पिछली कक्षा में इन सभी का आपको नाम नोट करा दिया था। तो अगला लिखना दूसरा, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। किस वर्ष की घटना है? 1918। इनका क्रम भी ध्यान रखना है आपको। चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। सबसे पहला पॉइंट, यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो भारतीय लोगों के ही विरुद्ध था। अर्थात जो मिल के मालिक थे वो भी भारतीय थे और जो मिल में मजदूर काम कर रहे थे वो भी क्या थे? भारतीय थे। दूसरा पॉइंट इसमें हमको जो याद रखना है कि ये प्लेग बोनस को लेकर था। किसको लेकर था? प्लेग बोनस को लेकर। क्योंकि उस समय अहमदाबाद में क्या प्लेग की बीमारी फैल गई, तो मजदूरों ने अतिरिक्त बोनस की मांग करी। वो कितना बोनस मांग रहे थे? 50%। अंग्रेज 20% बोनस देने के लिए एग्री हुए। फिर गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप करा और गांधी जी ने मजदूरों को 35% क्या दिलवाया? बोनस दिलवाया। इस प्रकार ये गांधी जी का भारत में दूसरा सफल आंदोलन था। तो इसको ध्यान रखना, यह प्लेग बोनस को लेकर था। पहला पॉइंट तो सिर्फ एक शब्द ध्यान रखना, लेकर था, जो क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। दूसरा, भारतीयों के विरुद्ध था। मतलब मजदूर भी क्या? मिल मजदूर जो आंदोलन कर रहे थे वो भी भारतीय, और मिल मालिक वो भी भारतीय। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना आप, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने इसी आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। यह भी पूछा जाता, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, मजदूर कितने बोनस की मांग करते? मजदूर, क्योंकि उन्हें हर वर्ष दिया जाता था प्लेग बोनस, मजदूर 50% बोनस की मांग, ठीक है। अंग्रेज कितना दे रहे थे? अंग्रेज नहीं, क्योंकि मिल मालिक भी भारतीय थे, तो मिल मालिक कितना बोनस दे रहे थे? 20% बोनस दे रहे थे, ठीक है। तो गांधी जी ने मध्यस्थता करी और कितना परसेंट? 35%।
गांधी जी ने 35% बोनस दिलाया। ठीक है ना। तो ये गांधी जी का क्या था, दूसरा सफल आंदोलन था भारत में। अब 2 सफल आंदोलन कर चुके हैं, तभी एक विवाद पैदा हुआ खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में। तो अगला जो हम पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट इसमें लिखना, तीसरा आंदोलन खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। ठीक है। यह भी किस बार था, 1918। परंतु पहला क्रम में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और दूसरे पर खेड़ा। पहला पॉइंट खेड़ा में, खेड़ा आंदोलन वहां के किसानों को लेकर था। ठीक है ना, किसको लेकर था, किसानों का। क्योंकि अकाल पड़ने के कारण फसल का उत्पादन नहीं हो पाया और अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, पूरे लगान की मांग कर रहे थे किसानों से। तो किसानों ने किसको, गांधी जी को आमंत्रित किया, कहां पर, खेड़ा आने के लिए। तो खेड़ा आंदोलन के बारे में पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पहला इसे लिखना, इसे करने दो। इसका एक और नाम है करने दो आंदोलन, या कर मत दो या करने दो आंदोलन भी कहा जाता है। पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा पॉइंट इसमें खेड़ा में जो आपको याद रखना है, अकाल पड़ने के बावजूद अंग्रेज किसानों से पूर्ण लगान की मांग कर रहे थे। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना। किसने, गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर किसानों के पूर्ण लगान को क्या कराया, माफ कराया। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर पूर्ण लगान को माफ कराया, लगान को पूरी तरह माफ कराया, पूरी तरह माफ कराया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि गांधी जी का ऐसा पहला आंदोलन कौन सा था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करी थी, भागीदारी। तो उसका भी आंसर क्या दोगे, खेड़ा आंदोलन। तो ये भी ध्यान रखना, इसमें सहयोगी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो इस प्रकार गांधी जी का यह भारत में पूर्णतः सफल पहला आंदोलन था, जो पूरी तरह सफल हुआ। गांधी जी का पूर्णतः सफल प्रथम आंदोलन। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। इन दोनों का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम रोलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तो चौथा आज के लिए गांधी जी का सत्याग्रह रहेगा रोलेट एक्ट सत्याग्रह। नोट करें, रोलेट एक्ट सत्याग्रह। 1919। देखो रोलेट एक्ट क्या था, फरवरी 1919 में अंग्रेजों द्वारा एक कानून पारित कराया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर अंग्रेजों के विरुद्ध संदेह है तो संदेह के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और ना तो उसकी कोई अपील होगी।
ठीक है ना, ना दलील होगी और ना ही उसका वकील होगा कोई। तो ऐसा कानून को कहा गया क्या, काला कानून, या बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून। ठीक है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट, अंग्रेजों द्वारा और इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। ठीक है ना। किसके आधार पर, सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली सिडिशन कमेटी की सिफारिश पर, सिडिशन कमेटी, तो ये पॉइंट भी याद रखना, की सिफारिश पर। ठीक, पूछा जाता है ये भी, कौन सी कमेटी ने सिफारिश करी इस एक्ट को पास कराने के लिए, तो सिडिशन कमेटी ने, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, सिडनी रोलेक्ट ने। ध्यान देना, इसी में अपना पॉइंट हम जानेंगे, इस एक्ट में संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर सीधा जेल में डालने का प्रावधान था, सीधा जेल में बंद करने का प्रावधान था। इसे क्या कहा गया, रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, क्योंकि अपील नहीं कर सकते इसके विरुद्ध कहीं जाकर, रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, ठीक है, वाला कानून कहा गया। तो ये क्वेश्चन मस्ट है। गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक, काला कानून कहा और इसके विरोध में रोलेक्ट सत्याग्रह का आयोजन किया। तो ये देखना, गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट को, पूछा जाता है क्वेश्चन, एक्ट को क्या कहा, काला कानून कहा और विरोध में सत्याग्रह का आयोजन किया। ठीक है, ध्यान देना, गांधी जी ने कहा कि हम अहिंसा और सत्य के आधार पर क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। परंतु ध्यान रखना, दिल्ली में क्या हुई, हिंसा हुई, जिसके कारण गांधी जी ने इस कानून को क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो अगला पॉइंट लिखना, गांधी जी सत्य व अहिंसा के आधार पर इसका विरोध चाहते थे,
किंतु दिल्ली में क्या हुई, दिल्ली में हिंसा, और भी कई जगहों पर हुई हिंसा हुई। फलस्वरूप गांधी जी ने क्या करा, सत्याग्रह को वापस ले लिया। फलस्वरूप गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया, वापस ले लिया। तो ये पॉइंट आप याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने रोल एक्ट सत्याग्रह का गांधी जी का विरोध किया, तो उस पॉइंट को लिख लेना नोट करके। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व तेज बहादुर सप्रू, व सर तेज बहादुर सप्रू ने गांधी जी के रोल एक्ट सत्याग्रह का विरोध किया था। गांधी जी के रोल एक्ट सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। देखो ध्यान देना, रोल एक्ट क्या था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून। संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय की गिरफ्तारी करो और उसको जेल में डाल दो, ठीक है ना। उसको सुनवाई का, वकील करने का, किसी भी प्रकार का कोई मौका मत दो। गांधी जी ने इसे क्या कहा, काला कानून कहा रोल एक्ट को, ठीक है। और इसके विरोध में क्या करा, रोल एक्ट सत्याग्रह का आयोजन करा। दो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी का विरोध किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सर तेज बहादुर सप्रू। तो ध्यान देना, आज की कक्षा में हमने जाना गांधी जी के प्रमुख 4 सत्याग्रहों के बारे में, जिसमें हमने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन, और चौथा रोल एक्ट सत्याग्रह। अभी हम आने वाली क्लासों में गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में को हम यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। थैंक यू।